हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का। शुरू नहीं मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं हम लोग ये चैप्टर। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ 10 अराउंड 10 एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया था विद द कॉन्सेप्ट। जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे ना, साथ साथ में हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट सीखे। जैसे हमने डाई वाला क्वेश्चन किया था, जब हमने दो डाई को रोल किया तब हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसमें क्या है, बेसिकली हमारा वो पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को हमने टारगेट किया, तो उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, हम लोग सारे हम लोग हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने देखा था कार्ड्स वाला क्वेश्चन। तो कार्ड वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने वो भी पूरी को डिस्कस किया था कि कितने हमारे पास कार्ड्स होते हैं, फिर कौन से ब्लैक कार्ड्स होते हैं, कौन से रेड, कितने रेड कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड्स में कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ब्लैक में कितनी बनती है, फिर हर जो ब्रांच बनती है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 11th क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। तो सबसे पहले तो उसने बोल दिया, नया वर्ड डाल दिया, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब ये एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्री इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें जो इवेंट के जो आउटकम आ रहे हैं ना, वो सिंगल आउटकम आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर सपोज करो इसको डाई से लेके चलते हैं। चलो, डाई का एग्जाम्पल लिया मैंने। डाई को थ्रो किया तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 6 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक इवेंट लिया कि डाई पे आ रहा है 1। 1 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/6। तो देखो, 1 आने की सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है ना। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि इवेंट के आने की, मतलब इवेंट ई क्या है? गेटिंग गेटिंग 1 ऑन द फेस। तो सिंगल है, 1 ही आएगा, है ना। फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 ही होगा। फिर मैंने इवेंट E1 जो E2 लिया, मैंने क्या लिया? गेटिंग नंबर 2। तो उसमें क्या आएगा? सिर्फ सिंगल आउटकम आएगा 2, है ना। तो देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना, वो सिर्फ एक ही आ रहा है। अगर देखो मैं लेती E3 इवेंट को लेती कि जो प्रोबेबिलिटी जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है, सपोज मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं, या फिर सपोज मैंने बोल दिया ऑड नंबर आ रहा है। तो इसमें क्या आते हैं? 1 आता, 3 आता, 5। तो यहाँ पे अंदर जो नंबर आते वो 3 आते। तो ये जो है वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। तो मुझे एलिमेंट्री इवेंट चाहिए, ऐसा इवेंट जिसके अंदर जो ये एलिमेंट आ रहे हैं ना, जो अंदर आउटकम आ रहा है वो सिर्फ एक ही आए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक एक के आने की प्रोबेबिलिटी आउटकम की इवेंट ले रही हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, E1 लिया गेटिंग 1, E2 लिया गेटिंग 2, E3 लिया दैट इज गेटिंग 3। तो यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा, सिंगल आउटकम। फिर E4 लिया गेटिंग 4। ये मतलब ऐसा हो रहा है कि मैंने 1 के साथ 1 ले लिया, बाकी कुछ भी हो सकता है। 1 कैन बी गेटिंग 5, 1 कैन बी गेटिंग 6। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये 4 ले लिया। E5 विल बी गेटिंग 5, तो इट विल बी 5। और E6 विल बी गेटिंग 6। ओके, तो इट विल बी 6। अब मुझे क्या चाहिए? अब देखो, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम चाहिए। इसने क्या बोला कि किसी भी द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उसके एलिमेंट्री इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अप टू इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी E1 E2 इवेंट्स E6 तक जो भी इवेंट्स हैं, सबके आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1/6, है ना। क्योंकि यहाँ भी एक इवेंट है, तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 1/6, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 1/6, फेवरेबल डिवाइड। तो ये क्या चलता रहेगा? सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1/6। तो मैंने ये एक बार में लिख दिया इसको 1/6। ठीक है, तो सारे इवेंट्स आ गए। E1 E2 सिंगल एलिमेंट्री इवेंट्स लिए। अब मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। अब मुझे क्या चाहिए? जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई है ना, सबका सम चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं सम। तो दैट विल बी 1/6 प्लस 1/6। 6 इवेंट्स है ना, तो 6 बार आएगा 1/6, है ना। 4 5 और 6। तो 1/6 प्लस 1/6 अप टू 6 टाइम्स दैट विल बी 6 डिवाइड बाय 6। तो काट के कितना आया? 1। तो क्या ये हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी? तो इसका मतलब जब भी हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स का सम लेते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो हमेशा जो सम होगा वो 1 ही आएगा। इसको हम लोग किसी और इवेंट से भी, हम लोग किसी और रैंडम एक्सपेरिमेंट से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करूंगी तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इवेंट जो एलिमेंट्री इवेंट E1 है, मैंने यहाँ पे लिया कि हेड आ रहा है। ओके, हेड आ रहा है तो सिर्फ एक ही एच आएगा।
फिर मैंने E2 इवेंट लिया कि कॉइन पर टेल आ रहा है तो टे आएगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी, तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो यहाँ भी कितना आ गया, जो प्रोबेबिलिटी है, जो सम है प्रोबेबिलिटी का, दैट विल बी 1। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा वो हमेशा ही 1 आएगा, तुम किसी भी इवेंट के लिए यू कैन चेक दैट। ओके, तो यहाँ भी आ गया हमारा आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. We know that total number of cards are 52. The probability of its being a face card is a, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं वो 52 होते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं 26, फिर 26 में फर्दर हमने 13 में डिवाइड किया था इसको, 13 कार्ड्स यहाँ, 13 कार्ड्स यहाँ। तो अभी जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, इन 13 में से ना जो 3 कार्ड्स होते हैं, 3 कार्ड जो हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे 3 कार्ड जिसमें 3 कार्ड जिसमें 3 कार्ड जिसमें 3 कार्ड जिसमें 3 करके सब में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पूरे 12 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल्स टू 13, सॉरी नॉट 13, इट इज 12, 12 फेस कार्ड्स हुए ना, तो 12 डिवाइड बाय 52। तो दिस इज, किससे काटते हैं इसको, 4 3 are 12, 4 1 are 4, 4 3 are 12, तो 3 डिवाइड बाय 13 इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर कोई भी इवेंट नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा देखो, अगर मान लो कोई भी इवेंट होता है तो ऑब्वियसली बात है ना कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी ना उसके होने की। तो 1/2 तो नहीं हो सकता वो, कि भाई 1/2 मतलब कि 50% चांस है, तो इसका मतलब तो कुछ होने के चांसेस तो है ना यहाँ पर, तो ये तो नहीं हो सकता। 1 मतलब श्योरिटी से बोल दिया ये तो पक्का होगा। अगर मैंने बोला कि इस वाले एग्जाम को मैं क्रैक कर लूंगा, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 100, हालांकि ऐसा नहीं बोलता कोई भी कि 100%, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी, लेकिन हम लोग सपोज बोल दिया कि हाँ 100% है, तो उस केस में क्या होगा कि ये 1 हो जाएगी जो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने श्योरिटी से बोल दिया। तो जो फेवरेबल है वो भी टोटल के इक्वल है, तो इस केस में ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए इवेंट कैन नॉट अकर। ठीक है, फिर उसके बाद 1.5, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कुछ तो, अच्छा एक सेकेंड रुको, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, तो यहाँ पे क्या है 1.5। अब देखो 1.5 इज कि एक से ज़्यादा, तो हमने डिस्कस किया था ना कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 के इक्वल होगी या फिर 1 या 1 से छोटी होगी। ठीक है, इससे ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 1.5 क्या हो गई, 1 से ऊपर हो गई, 0 भी हो सकती ना, क्योंकि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो मैंने डाई में थ्रो करने पे मैंने पूछा कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ 10 आने की, तो 10 तो कभी डाई पे आएगा ही नहीं ना, तो 0 डिवाइड बाय 6 होगा ना उस केस में, 0 विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो 0 भी आ सकता है। तो हमें क्या चाहिए, वो इवेंट जो कि कभी अकर ही नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा 1.5 तो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आ सकती ना, तो दिस इज माय आंसर, 1.5 इज द आंसर। तो इस तरीके से अगर कुछ भी नेगेटिव में पूछ लेना, कि अगर कभी भी बोले कि ऐसे प्रोबेबिलिटी दे रखी है और पूछे कि नहीं हो सकता, तो हमेशा अगर इस रेंज के बाहर आ जाए ना कोई भी प्रोबेबिलिटी, देखो अगर परसेंटेज में दिया ना तब तो हमको चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं इन दी डेसिमल्स। तो 15 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 0.15, जो कि इसी रेंज में लाया करेगा। बट अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए या फिर इस रेंज के बाहर आ जाए, आउटसाइड आ जाए, तो हमेशा ये कभी भी नहीं अकर होता, दिस इज नॉट अकर। ठीक है, तो इस केस में कभी भी आकर नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ऐसे अगर एक और क्वेश्चन भी किया था हमने लास्ट क्लास में, वहां पे नेगेटिव डाल दिया था, तो नेगेटिव वाला प्रोबेबिलिटी कभी भी आकर नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। एक इवेंट है, देखो हमने क्या बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो किसके बीच में लाया करती है, 0 और 1 के बीच में। तो देखो अगर हमें इसको परसेंटेज में देखना हो, तो अगर हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब हम बोलते हैं ना कि हम इस चीज़ के होने की जो चांसेस हैं वो 90% है या वो 95% है, मतलब
कि मैं 95% श्योर हूँ वो इवेंट या जो भी चीज़ है वो होने की चांसेस वो 95% है, तो श्योरिटी ज़्यादा 95 में है या फिर 5 में है? मतलब ये देखो ना कि जो भी 100 के पास होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि वो इवेंट होगा ही होगा। अब वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर वो 0 के क्लोज है तो उतना ही हम लोग अनश्योर होंगे। हमने बोला कि इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% है, मतलब बहुत ही कम है ना। 5 कंपैरिजन टू 95 और 100 तो बहुत ही कम हुआ ना। तो इसी तरीके से जो भी नंबर वेरी 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 क्लोज होगा 0 के, उस चीज के उस इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम। तो वही इसने बोला है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली टू हैपन मतलब कि होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो देखो 0 के बाद देखो इनमें से कौन सा नंबर है जो 0 के बहुत ही पास है? 1 तो नहीं हो सकता, तो इसको तो हटा दो। फिर आता है 0.01, 0.0001। अब देखो यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा नंबर है? ये आएगा 0.0001, फिर आएगा 0.001, देन 0.01। तो सबसे जो पास है वो ये है ना, 0 के, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा इवेंट है, ये वाला इवेंट है जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। अनलाइकली टू हैपन मतलब बहुत ही कम चांस है, बहुत कम चांसेस हैं होने के, कम चांसेस होने के, ठीक है। यहाँ पे इस इवेंट, ये जो इवेंट है उसके बहुत ही कम चांसेस है होने के। अगर इससे भी कुछ छोटा देता, अगर अगर 0.000001 देता तो इसके हो जाते, तो ये हमारा आंसर हो जाता अगर ऐसा कुछ डालता। तो जो जितना क्लोज होगा 0 के वो उतना ही ज्यादा होगा, उतने ही उसके चांसेस कम होंगे। अगर अब इसमें पूछता कि ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और उसमें कुछ ऑप्शंस देता है ऐसे ऐसे 0.01 और 0.94, 0.5, 0.10, ऐसे कुछ दे देता। तो देखो जो भी 1 के सबसे पास है, 0.94 इज द क्लोजेस्ट टू 1, तो इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो उस केस में आंसर क्या होता? ये वाला आंसर हो जाता। और इसी केस में अगर पूछा जाता कि इवेंट विच इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट होता है 0 के, दैट इज 0.01, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को समझ के जो हमें पूछा जाए उसका आंसर दे देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। किसी भी इवेंट ए की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ये हमको पता है कि हमारा ए कोई भी इवेंट होगा तो उसके जो होने की प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी संभावनाएं हैं वो कितनी होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन 0। तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कभी भी 0 से कम हो सकती है क्या? क्या नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 से बड़ी हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती। क्या -1 से 1 के बीच में लाई करती है? नहीं। जब नेगेटिव हटा दिया तो नेगेटिव के आने का तो मतलब ही नहीं है ना। तो आंसर क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हमेशा ध्यान रखना है हमको, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। अब देखो यहाँ पे ना इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है हमको। एक नॉन लीप ईयर डाल दिया, नॉन लीप ईयर जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डेज होंगे? वी नो दैट उसमें जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 365 डेज होंगे। ठीक है, अब ये जो 365 डेज है ना, इसके अंदर क्या होता है? 52 तो वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और एक दिन बचता है, 1 डे। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट अ नॉन लीप ईयर, जो कि हमने सेलेक्ट किया है, नॉन लीप ईयर में संडे जो है 53 आए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो इतना तो श्योर है कि जो 52 वीक्स है ना उसमें 52 डेज तो सारे आएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इतने जो डेज है ना वो 52 तो आएंगे ही आएंगे। हमें क्या चाहिए? 53 संडे चाहिए। तो 53 संडे कब आ सकते हैं? वो सिर्फ एक ही शर्त पे आ सकते हैं, जब यहाँ से 52 संडे ये तो होंगे ही होंगे, साथ में जो ये +1 वाला है ना वो भी क्या बन जाए? वो संडे बन जाए, है ना, तभी आ सकते हैं 53 संडे तो, है ना। अदरवाइज अगर सपोज करो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा डे है ना वो सपोज करो मंडे हो जाता है, तो फिर तो सिर्फ 52 ही संडे बचेंगे ना।
तो ये संडे सिर्फ एक ही केस में आ सकता है कि जो ये +1 है ना, तो वो कितने आ सकते हैं, वो सिर्फ क्या है, संडे आए। तो अब देखो जो ये +1 डे है ना, ये +1 डे, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हमको पहले क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो सैंपल स्पेस होगा ना, वो क्या हो जाएगा, या तो ये जो 1 डे है वो संडे हो सकता है, या फिर मंडे भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे भी हो सकता है, वेनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो पहले तो टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई 7 डेज की, ठीक बात। यहाँ पे हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 53 संडे आने की, तो मतलब ये जो एक डे है ना, वो संडे ही होगा ना, तभी तो 53 संडेज होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो संडे ही होगा, तो इसका मतलब 1/7 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर पूछा जाए इसकी जगह 53 संडे की जगह 53 मंडेज पूछ ले, क्या आंसर बदलेगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अब जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो संडे की जगह मंडे ही होगा, बट एक हो जाएगा, बट है ना, मंडे हो जाएगा बट एक ही होगा। तो फिर अगर ट्यूसडे पूछे तब भी यही होगा, वेडनेसडे पूछे तब भी यही होगा, थर्सडे पूछे तब भी यही होगा, कुछ भी पूछेगा तो हमेशा जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक ही डे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी हर केस में कितनी आएगी, 1/7 विल बी दी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उसके बाद अच्छा देखो यहाँ पे ना एक चीज और हो सकती है, इसको थोड़ा सा यही बता देते हैं कि अगर सपोज करो 50, अगर सपोज यहाँ पे इसने क्या किया, नॉन लीप ईयर लिया, सपोज करो लीप ईयर डाल देता वो, तो लीप ईयर में डेज कितने हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं ना, 366 डेज। अब उसने पूछा कि यहाँ पे जो दो दो दिन है ना, तो उसने बोला कि सपोज करो 53 संडे मंडे, मतलब ये 2 दिन उसने बोल दिया कि 52 की जगह 53 हो रहे हैं 2 दिन, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 52 तो वीक्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे +2 डेज और होंगे। अब देखो यहाँ पे जो +2 होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसको अगर हम पेयरिंग करें, अगर हम सैंपल स्पेस निकालें, जो ये +2 है ना, एक सेकेंड, हाँ, अब जो ये +2 है ना, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो हो सकता है वो संडे मंडे हो, फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो, या हो सकता है ट्यूसडे वेनसडे हो, या फिर वेनसडे थर्सडे भी हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे और संडे हो, है ना। अब जो ये 2 दिन है ना, या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे, ये इन 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो अगर मान लो मंडे ट्यूसडे पूछा जाए कि मंडे और ट्यूसडे 53 होने चाहिए, तो सिर्फ मंडे ट्यूसडे 53 होने के कौन कौन से चांसेस है, मंडे और ट्यूसडे। अच्छा अगर उसने पर्टिकुलर बोल दिया कि मंडे हो रहा है और ट्यूसडे दोनों 53 हो रहे हैं, तब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना, तो ये 1/7 हो जाएगा। अगर उसने बोला कि मंडे आने के चांसेस, मंडे 53 आ रहे हैं, तो मंडे 53 इस केस में भी आएंगे, मंडे 53 इस केस में भी आएंगे, तो उस केस में 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो क्या बोल रहा है, अगर उसको एक ही मंडे चाहिए तो वो इस केस में भी आएगा, इस में भी आएगा, और उसको एक मंडे एक ट्यूसडे, मतलब इस टाइप से ऑल्टरनेट चाहिए, जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे हैं वो मंडे ट्यूसडे चाहिए, या ट्यूसडे वेडनेसडे चाहिए, या वेडनेस थर्सडे, अगर इस टाइप से चाहिए तो 1/7 आएगी। और अगर सिर्फ एक ही चाहिए, सपोज मंडे चाहिए या ट्यूसडे चाहिए, वो 53 चाहिए, तो उस केस में दो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो नॉन लीप का है ना, तो लीप में आएगा तो वो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज देगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, मतलब पैटर्न सेम है, बट थोड़ा सा सोचना है कि जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बदलेगा, और जो इवेंट है वो कैसे लेने हैं हमको, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी आउटकम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, occurring an event is equals to p। तो हमें क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट अकरिंग दैट इवेंट। तो सपोज करो ये कोई इवेंट ई है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - p। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन, इवेंट is that a card is not an ace, the probability of outcomes favorable to e, not an ace। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, एस कितने होते हैं 12, तो एस को हटा दिया तो कितना बचा 40, तो 40 डिवाइड बाय 52 इज द
क्योंकि ये बोला ना कार्ड जो है एस, ओके सॉरी दिस इज नॉट द फेस कार्ड, इसने बोला है कि एस नहीं होने चाहिए, तो एस तो हमारे पास सिर्फ 4 ही होते हैं ना, तो इट विल बी 48 डिवाइड बाय 52, तो ये कितने हो जाएंगे नॉट एस की प्रोबेबिलिटी, तो 48/52, यहाँ पे बाय 52 रह गया, ओके तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, तो बैड एग, okay just a minute, a probability of getting a bad egg in a lot of 400 is, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ बैड एग्स बताना है कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग्स कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.035, तो ये कितना होता है नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल्स टू 0.035, तो टोटल कितने हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने हैं 400, तो 400 इंटू दिस नंबर विल बी टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स, तो 400 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 इंटू 4, 5 4 20, 4 3 12 14, तो 14000 और 3 के बाद लगा दो डॉट, तो 14 इज द नंबर ऑफ बैड एग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज इतना, संगीता के विन करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है 0.62, तो रेशमा के विन करने की बताओ, देखो संगीता के विन करने की है इतनी, तो रेशमा विन कब करेगी, रेशमा विल विन इफ संगीता विल नॉट विन, संगीता विल नॉट विन, अगर संगीता ने विन नहीं किया तो हमें क्या चाहिए, संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब 1 में से इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी 0 - 2 8 और 9 - 6 3, 0.38 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन एस, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ जो पीछे क्वेश्चन था, ओके अच्छा ठीक है, हमको यहाँ ना प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी, हमको सिर्फ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने थे, फेवरेबल टू ई, हमें नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने थे नॉट प्रोबेबिलिटी, मैंने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 48/52, और अगर सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने दैट विल बी 48, ठीक है, तो आंसर विल बी 48, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, अच्छा रेड में और फेस कार्ड, तो रेड में कितनी होती है, रेड में 2 पार्टीशन होती है ना, तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड, यहाँ पे 3 फेस कार्ड, तो 6 डिवाइड बाय 52, तो यानी 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 3/26 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर रेड नॉर क्वीन, ना तो रेड होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए, देखो रेड कितने हैं, रेड में आएगा डायमंड और हार्ट, ठीक है, गेटिंग गेटिंग नीदर रेड, रेड नहीं है मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, देखो रेड नहीं है तो 26 कार्ड्स तो ये टोटली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि हमें रेड का कोई पार्ट चाहिए ही नहीं, ये तो हो गया कट। फिर जो ब्लैक वाले हैं ना, अब देखो क्वीन चाहिए नहीं है ना, तो 2 क्वींस तो इसके अंदर भी होंगी ना, तो 26 और प्लस 2 क्वींस यहाँ से, तो 2, तो ये दोनों को हमको डिलीट करना है, तो ये 28 कार्ड्स को हमें टोटल कार्ड्स में से डिलीट कर देना है, तो उसके बाद जो आएंगे वो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आ जाएंगे, तो 52 - 28 विल बी 4 and it will be 24, तो 24 डिवाइड बाय 52 विल बी द फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो दिस विल बी 4 6 4 1 4 3 तो 6/13 इज द आंसर, ठीक है, समझ आया ना, तो क्योंकि हमें क्या करना है, रेड को भी हटाना है और क्वींस को भी हटाना है, तो रेड से तो सीधा हमने 26 को हटा दिया, और जो क्वींस है ब्लैक वाली उनको भी हटा दिया, तो 26 और 2 28, 28 में से हमने 52 में से 28 को हटाया, 24 डिवाइड बाय 52 इज द आंसर। Two dice are thrown at the same time. The product of the number appearing on them is noted. The probability that the product is a prime number. देखो जो प्रोडक्ट जो है प्राइम नंबर है वो कब कब आ सकता है, वो 2 के केस में आ सकता है, प्रोडक्ट 2 आए, प्रोडक्ट 3 भी आ सकता है। अब देखो एक बार देख लेते हैं कि किस किस केस में हमारे पास प्रोडक्ट प्राइम आएगा। 1 1 के केस में 1 × 1 जो है 1 आएगा, वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। फिर 1 2 आ सकता है जो कि प्राइम है, 2 1 आ सकता है प्राइम है, 1 3 आ सकता है प्राइम है, 3 1 भी आ सकता है क्योंकि ये भी प्राइम है,
फिर देखो जो, अगर हमने 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई किया, 1 3 1 4, 1 4 नहीं आएगा, 1 5, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 नहीं आएगा, 2 1 आ सकता है, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, 2 5 भी नहीं आएगा, 5 2 10 होता है, 2 6 भी नहीं आएगा। जैसे 3 1 देख लिया, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 नहीं, 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3, इस टाइप से सबका चेक करेंगे तो बाकी और कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास प्राइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 1 2 3 4 5। एक बार और देख लेते हैं कि कोई और तो नहीं बचा हमारे पास, 5 1 भी तो आएगा, है ना। तो टोटल 36 में से, 36 में से कितने आउटकम्स आए, 6 ऐसे आए जिनमें प्रोडक्ट जो है प्राइम आएगा। इनका प्रोडक्ट करो, 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3 5 1 5 5 1 5, दीज आर द 6 पेयर्स जहाँ पे प्रोडक्ट हम विल गेट प्राइम। तो 1/6 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे सी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रहीम टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो 2 भी हो सकती है ना, एक टेल तो इन दोनों केसेस में होगी और 2 टेल भी हो सकती है ना। तो 3/4 इज द आंसर। ओके, ये हमने पहले लेक्चर में ना बहुत अच्छे से देखा था कि जब हमें 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कैसे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज आएंगी, कितनी टोटल, और सब हमने डिटेल में देखा था, वहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ जार ऑफ कंटेनिंग 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर ब्लू, द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 23, नॉट 23, इट शुड बी आई गेस 2/3 ना, 23 कैसे हो सकता है। तो 2/3, द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, एक जार में 24 मार्बल्स है टोटल, ठीक है, समा ग्रीन समा, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी जो है ग्रीन आने की वो कितनी है, 2/3। तो ग्रीन आने की क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन का फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल्स टू 2/3। तो फेवरेबल मतलब जो ग्रीन कलर्स के मार्बल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी 3 8 24 यानी 16। तो ब्लू कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 16, तो कितने हो जाएंगे, 8 जो है वो ब्लू कलर के जो मार्बल्स हैं वो हो जाएंगे। ओके, तो ग्रीन पूछता तो 16 आंसर हो जाता, ब्लू पूछा है तो 8 आंसर हो जाएगा, नॉट ब्लू पूछता तो यानी ग्रीन यानी 16 हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a game consists of tossing a 10 rupee coin 3 times and noting its outcome each time, so they win if all the tosses give the same result, will not win। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि सुधीर विल नॉट विन, और सुधीर जीतता कब है, इफ टॉसेस विल हैव द सेम रिजल्ट, मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो सारे टॉस आ रहे हैं, या तो सारे हेड आ रहे हैं, या सारे टेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं ना, तो या तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, एच टी एच, टी एच एच, तो इस तरीके से टेल टेल एच, टेल एच टेल, फिर एच टी टी और टी टी टी, ये हमारे पास आउटकम्स बनते हैं। तो उसने बोला है विल नॉट विन, जीतता कब है, जब उसके पास या ये आएगा या फिर ये आएगा। तो नहीं कब जीतेगा, जब ये वाले आउटकम्स आएंगे, तो यानी 6 डिवाइड बाय टोटल, तो यानी 3/4 इज द आंसर। पूछ सकता है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/8 हो जाती, 2/8 हो जाती है ना। तो इस टाइप से वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग वी विल आंसर दैट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन अ पेयर ऑफ डाई, जब पेयर ऑफ डाई को हमने थ्रो किया तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/36 ना, क्योंकि जो 6 हैं पेयर्स वो कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36 इज 1/6, 1/6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, विनिंग द गेम इज 0.07, तो लूजिंग द गेम कितनी होगी, लूजिंग मतलब नॉट विनिंग, एंड नॉट विनिंग मतलब कि हमने क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना 0.07 को, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा, 0.93, है ना। तो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज अ ब्लैक क्वीन। देखो ब्लैक कितनी है, 26, तो 26 में एक क्वीन तो यहाँ होगी, एक क्वीन यहाँ होगी, तो 2 डिवाइड बाय 52 कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, तो 1/26 इज द आंसर। तो ब्लैक का क्वीन पूछा है, वो रेड का क्वीन भी पूछ सकता है, तो भी 1/26 ही होगी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, इनमें से नंबर चूज करें, ऐसे नंबर्स
जिनका स्क्वायर करने पे 1 से या 1 मिले या 1 से छोटा। 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 25, 16 मिलेगा -4 का, 9 मिलेगा -3 का, देन 4 + 1 0 1 4 9 16 25। तो इन 3 केसेस में जो स्क्वायर है ना वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो आउट ऑफ कितना 1 2 3, तो यहीं से देख लेते हैं ना, 4 4 8 9 10 11, तो 3/11 इज द आंसर। क्योंकि 11 में से 3 ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1 मिले, तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ रॉटन एप्पल। ठीक है, रॉटन एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.18। टोटल है 900 एप्पल्स, तो रॉटन एप्पल्स डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल्स टू 0.18। तुम्हें क्या चाहिए, रॉटन एप्पल्स बताने कितने होंगे, तो रॉटन एप्पल्स विल बी 900 इंटू 0.18, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जो भी इवेंट पूछा ना उसके हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं कितने होंगे। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी दी हुई, तो हमने ऐसे क्वेश्चन और भी किया 2-3 पीछे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसर्शन रीजनिंग में हमें देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं एसर्शन का। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 इज 5/36। क्या कह रहे हैं, डाई को, ओके अ पेयर ऑफ डाई, ओके हमने 2 डाइस को थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ सम ऑफ 8 इज 5। देखो जब भी जो तुम आउटकम्स लिखोगे ना, तो यहाँ पे ना एक चीज करते हैं, देखो ऐसा नहीं होगा कि तुम हर बार जब भी तुम कैलकुलेट करोगे सम निकालना हो, तो ऐसा नहीं कि तुम पहले सारे लिखोगे फिर आउटकम्स देखोगे किन किन का 8 आ रहा है। तो इसमें एक तुम्हें एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ। देखो जो भी हमारे पास सम है ना वो मैक्सिमम 12 आ सकता है, मिनिमम 2 आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है 2 से, लिख दो 2 3 4 5 6, 7 को बीच में लिख दो, 8 9 10 11 12। ओके, तो देखो ये ना काइंड ऑफ यू बन रहा है, यू शेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 है ना, तो जब भी पूछे कि सम 2 है या 12 है, तो इस केस में हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/36। तुम इसको देख लेना, जब भी तुमसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ सम इज 2 या 12, तो हमेशा 1/36 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जो भी अगर जो नंबर है ना मेन 2 है तो 1/36, 3 है तो 2/36, 4 है तो 3/36, 5 है तो 4/36, 6 है तो 5/36, और 7 है तो 6/36। एक एक कम हो जाएगा, तो 8 के लिए पूछ रहा है, तो 8 के लिए इट शुड बी 5/36, लेकिन इसने बोल दिया 5। ओके हाँ 5/36 ना, तो ये बात सही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो जब साइमल्टेनियसली हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, गेटिंग वन हेड इज ऑलवेज 2/4, दैट इज 1/2। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is probability of sure event is 1, correct. E be the event, then probability of event lies between 0 and 1, this is also true. तो यहाँ पे तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। ठीक है, यू हैव टू आंसर दैट कि यहाँ पे इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं होगा। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी विल टेक अ लुक ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केस स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड विद हर फैमिली, द डेक वॉज 52 कार्ड्स, वी ऑलरेडी नो दैट। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ कुछ कहानी लिख के देगा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो हमें क्या चाहिए, किंग चाहिए रेड कलर का। देखो रेड कलर का अगर हमें किंग चाहिए, तो रेड कलर का किंग मतलब रेड में जो किंग होते हैं वो 2 आएंगे, राइट। तो 2/52 इज द आंसर, यानी 1 डिवाइड बाय 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1/26 is the answer. Probability of getting a face cards, we already know that 12 face cards are there, so 12/52 यानी 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3/13। ओके, तो 3/13 इज द आंसर। ठीक है, 4, ठीक है, तो 3/13 इज द आंसर, तो इसको सही कर लेना, 3/13 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। देखो रेड होते हैं 26, यहाँ पे होते हैं हार्ट और डायमंड, तो जो हार्ट का जो जैक है वो तो एक ही होगा ना, 11 नंबर वाला, तो 1 डिवाइड बाय 52,
ठीक है, क्योंकि जैक हार्ट का जो है कितना होगा, एक ही होगा, तो 1/52 इज द आंसर। तो आई गेस इसके आंसर्स ठीक से नहीं डाले गए, तो इसके जो आंसर्स है वो 1/52 होगा इसका। ठीक है, तो वो किसी का ही पूछे, अगर मान लो जैक हार्ट का ना पूछ के डायमंड का पूछे तब भी 1/52 होगा। ठीक है, चलो, जैक ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ओके ओके, आई गेस ये रिपीटेड हो गए क्वेश्चंस। जैक ऑफ हार्ट। ओके, सो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस टाइप से, जैसे यहाँ पे मैंने क्या पूछ लिया, जैक ऑफ हार्ट पूछ लिया, या मैं पूछ सकती हूँ कि बताओ मुझे जो भी एस है ना वो रेड के होने चाहिए, तो अगर रेड के एस पूछा जाए तो 2/52 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे वो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, उस पर वो कार्ड से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है ना वो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इन वीडियोस में जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो एमसीक्यूज कर रहे हैं एजर्शन रीजनिंग के, तो अगर आपको कुछ भी इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो कि कुछ और है ऐसा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, तो जो भी है आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।